जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। जीके मास्टर क्लास में सभी का स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो राजस्थान का इतिहास चल रहा है। इतिहास में हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। मेवाड़ के इतिहास में हम राणा सांगा पढ़ रहे हैं। ओके, तो हम राणा सांगा पढ़ रहे हैं। राणा सांगा के हमने 5 युद्ध लिखे थे, तो 5 युद्धों की भी हमने चर्चा की थी। 4 युद्ध मैंने आपको समझा दिए थे। आज हम 5वें युद्ध की बात करेंगे। ओके, 5वां युद्ध में आपको थोड़ा नक्शे पे भी समझाऊंगा, क्या कंडीशन रही, क्या स्थितियां रही, उसको भी अपन चर्चा करेंगे। ओके, तो जो युद्ध है वो है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध पिछली जो क्लास थी राणा सांगा की, उसमें मैंने खानवा का युद्ध जो है वो मैंने थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक कर दी है, उसको अपन थोड़ा सुधार करेंगे। ठीक है ना, क्यों एक्चुअल में क्या बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती है, तो बोर्ड पे लिखते समय थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। खानवा युद्ध की जो तारीख है वो 17 मार्च है। कितनी, सॉरी, 17 मार्च है 1527। ओके, ये खानवा युद्ध की डेट है। थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गई थी, मैंने यहां पर 1527 की जगह 1727 लिख दिया था। पढ़ा तो मैं सही रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो क्या है कि बहुत सारी डेट लिख रहा था, तो लिखने में वो 1727 वाला मैटर, ठीक है, तो वो अपने को थोड़ा सा चेंज हो गया था। 1727 वाला मैटर अलग है, वो 1727 जयपुर की स्थापना हुई थी, वो दिमाग में चल रहा था। ओके, तो 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, नक्शे से समझाऊंगा, ठीक है। इस क्लास पूरी देखे आप लोग। राणा सांगा का मैंने कहा था एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होने दूंगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना। इस युद्ध के पहले, इस युद्ध के पहले आप थोड़ा इधर समझे, नक्शा आपको दिख रहा होगा। इस युद्ध से पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। यहां पर आपके आता है बयाना भरतपुर आता है। बयाना का युद्ध हुआ था लगभग 1 महीने पहले। बयाना का युद्ध होता है, बयाना का युद्ध, और बयाना का युद्ध बयाना भरतपुर में आता है। बयाना का युद्ध होता है 16 फरवरी को होता है, 1527 को ही होता है। ओके, देखो यहां पर 16 फरवरी लिखा और यहां पर 17 मार्च लिखा, ज्यादा फर्क नहीं है, ये भी 1527 और ये भी 1527, ठीक है। तो सुने कि बयाना के युद्ध में बाबर का जो सेनापति था वो मेहंदी ख्वाजा हार करके भाग गया, और बाबर को जब जाके बोला कि साहब ऐसी स्थिति, हम तो राजपूतों से लड़ने नहीं जाएंगे, हमारी हालत बहुत खराब कर दी उन्होंने, ओके, हम जैसे तैसे जान बचा करके भाग के आए। लेकिन बाबर का मनोबल नहीं गिरा, बाबर की सेना जो थी उसका मनोबल गिर गया था, बाबर का मनोबल नहीं गिरा था, क्योंकि बाबर को पूरा कॉन्फिडेंस था कि मुझे ये युद्ध कैसे जीतना है। ओके, उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो देखो खानवा के युद्ध में पहले मैं आपको फैक्ट लिखाऊंगा। खानवा के युद्ध में पहले फैक्ट करेंगे। सबसे पहले खानवा के युद्ध में किस किस के बीच में हुआ, तो देखो खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा और किस किस के बीच में हुआ, बाबर के बीच में हुआ। ओके, और बाबर की क्या होती है, विजय होती है। बाबर की क्या होती है, जीत हो जाती है। डन है। अब आप सुने कि जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की जो हार हुई और क्या कारण रहे, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। तो खानवा युद्ध से रिलेटेड मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। जब बयाना के युद्ध से बाबर की सेना हार के भागी, तो बाबर की सेना को जब पता चला, बाकी लोगों को पता चला कि हम उधर हार जाएंगे तो सब मारे जाएंगे, लेकिन बाबर को पता था कि मुझे इनको कैसे जिताना है, क्या तरीका अपने को निकालना है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया कि बाबर ने, ध्यान से समझना, बाबर ने इस युद्ध में या युद्ध से पूर्व भी, अब पॉइंट ध्यान से समझना, युद्ध से पहला बिंदु पूर्व, ठीक है, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए भाषण दिया। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए भाषण दिया। जो भी शराब मदिरा वगैरह थे, जो ऐशो आराम की चीजें थी, सब नष्ट करवा दी बाबर ने। ओके, सब नष्ट करवा करके बाबर ने जो है युद्ध से पूर्व जिहाद का नारा दिया कि हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं। क्या बोला, जिहाद का नारा दिया, अपने सैनिकों को जोश दिलाया। दूसरा कारण,
बाबर को लगा कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन उसके पास सबसे बड़ा मनोबल क्या था कि बाबर ने युद्ध जो है, तोपें थी उसके पास, तो तोप के ऊपर पूरा उसको भरोसा था। तो युद्ध है तोप के बल पर लड़ा, ठीक है। तो तोप के बल पर लड़ा। अब तोप का क्या मैटर है उसको भी आगे चर्चा करूंगा। इस युद्ध में, ठीक है, इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा पद्धति को अपनाया था। तुलगमा पद्धति को अपनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि बाबर ने खानवा के युद्ध में कौन सी पद्धति अपनाई, तो तुलगमा पद्धति। यह युद्ध किसके बल पे जीता? तोप के बल पे। सैनिकों को कौन सा नारा दिया? जिहाद का नारा दिया था। अब आप ध्यान से समझना कि जब बयाना के युद्ध में बाबर की सेना हार के भाग गई थी, तब राणा सांगा को 1 माह का समय मिला था। और आपको ध्यान होगा कि बाबर जो है ऑलरेडी जो है इब्राहिम लोदी को पराजित कर चुका था 1526 में। मैंने पिछली क्लास में पढ़ाई, आप लोग जो भी देख रहे हैं मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं। स्टूडेंट ने मेरे को हाथों हाथ मैसेज बोल दे दिया था, बहुत अच्छा, आप उनको जिन्होंने भी दिया धन्यवाद। पिछली क्लास में मैं खानवा के युद्ध से पहले राणा सांगा के 4 युद्ध पढ़ाए थे, और मैंने युद्ध में जब बोर्ड पे 5 युद्ध लिखे तो खानवा की डेट 17 मार्च 15 की जगह मैंने 17 लिख दिया था, 1727। उसको सुधार माने, उसको 1727 नहीं मानना है, वो गलत लिखा गया था, मेरे से लिखते समय मिस्टेक हो गई थी, और 1527 ही है। इसके अलावा मैं ज्यादा नहीं समझा सकता, लिखने में मिस्टेक हो गई, बाकी में बहुत रेयर कंडीशन में मिस्टेक होती है, ठीक है ना। अब सुने, तो तुलगमा पद्धति क्या होती है वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा, ठीक है। तुलगमा पद्धति बाबर ने मंगोलों से सीखी थी, उज्बेकों से, मंगोलों से सीखी थी, वो भी मैं आगे बताऊंगा, अभी चर्चा करूंगा बहुत अच्छी। पहले हमारे प्रश्न क्या बनते हैं उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो खानवा का 17 मार्च 1527 राणा सांगा और बाबर के बीच में वो, बाबर इस युद्ध में, ठीक है, पूर्व में उसने युद्ध से पहले उसने सैनिकों को जिहाद का नारा दिया, युद्ध तोप के बल पर लड़ा और तुलगमा पद्धति को अपनाया। तुलगमा पद्धति क्या होती है मैं अभी आपको यहाँ पर नक्शे पे बात करूंगा, चर्चा करूंगा, यहां तक ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगला बिंदु, युद्ध के बाद आपसे एग्जाम में पूछे कि युद्ध के, मैं सिर्फ पॉइंट, एग्जाम के पॉइंटों की बात कर रहा हूं। युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये क्वेश्चन एग्जाम आया, तो बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उपाधि जो धारण की थी वो है गाजी की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? गाजी की उपाधि धारण की थी। की क्या डन है? तो इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने युद्ध का कारण भी क्या बताया वो भी मैं चर्चा कर रहा हूं। मैं पूरी कहानी, हिस्ट्री आपको बहुत यहां बिल्कुल खड़े होकर के समझाऊंगा, युद्ध कैसे हुआ, क्या घटना थी। बस पहले अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन पॉइंट आते हैं उसी की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर अपने बाबर ने अगर आपसे पूछे कौन सी उपाधि धारण की, तो आपका उत्तर चला जाएगा गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने। क्या डन हो गया? आगे बात करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि इस युद्ध में राणा सांगा की काफी लोगों ने बहुत सहायता की थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था राणा सांगा ने एक छत्र शासन किया था। राणा सांगा ने एक छत्र शासन किया। तो अगला बिंदु चौथा मैं यहां पर बात करूंगा, राणा सांगा की सहायता किन किन लोगों ने की। तो राणा सांगा की सहायता, ध्यान रखना, राणा सांगा की सहायता करने वालों का डायरेक्ट नाम पूछेगा और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा सारी चीजें, किसकी क्या कंडीशन रही थी। तो राणा सांगा की सहायता करने वालों में, ठीक है, हम बात करते हैं राव गांगा। राव गांगा, राव गांगा कहां के थे? राव गांगा मारवाड़ के थे। राव गांगा कहां के थे? राव गांगा मारवाड़ के थे, और मारवाड़ के राजा थे, लेकिन ये लड़ने नहीं आए थे, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। राव मालदेव को भेजा, यानी गंगा ने अपना पुत्र किसको भेजा? मालदेव को भेजा था। तो मारवाड़ की तरफ से मालदेव युद्ध में आया था। डन हो गया। उसके बाद आगे बात करते हैं नंबर 2। तो राणा सांगा की सहायता राव गंगा मारवाड़ ठीक ने सेना भेजी, मालदेव को भेजा था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, बीकानेर का कौन था? राव कल्याणमल। बीकानेर का कौन था?
तो राव कल्याणमल, पहले अपन नाम लिख देते हैं, राव कल्याणमल। इस क्लास को सीरियस लेना, इनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो राव कल्याणमल कहां के थे? बीकानेर के थे। राव कल्याणमल कहां के थे? बीकानेर के थे। इन्होंने सहायता की। उसके बाद तीसरे बिंदु की बात करते हैं, राणा सांगा की सहायता करने वाले। तो राणा सांगा की सहायता करने वालों में अगले बंदे की बात करते हैं अपन, अखेराज सोनगरा। अखेराज सोनगरा। और अखेराज सोनगरा कहां के थे? सोनगरा चौहान कहां के आते हैं? नाडोल, जालोर, पालीवाड़ा बेल्ट। ठीक है, तो कहीं पर जालोर लिखा हुआ है, कहीं पर पाले लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, ठीक है, सोनगरा चौहान जो थे जालोर और नाडोल साइड के थे। ठीक है ना, तो अपना बात करेंगे इसका जालोर। जालोर ऑप्शन नहीं होवे तो पाली कर देना, अखेराज सोनगरा, क्योंकि सोनगरा चौहान जालोर वाला बेल्ट है और ये नाडोल के थे और ये बाद में इनकी शाखा पाली में मिल जाती, इसलिए मैं दोनों लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, चौथी बात करते हैं अपन, अखेराज सोनगरा हो गया, अखेराज देवड़ा। अखेराज देवड़ा, बताओ देवड़ा चौहान कहां के थे? मैसेज बॉक्स में डालें। देवड़ा चौहान थे सिरोही के। कहां के थे? सिरोही के। तो ये बंदा सिरोही का है जिन्होंने राणा सांगा की सहायता की थी। उसके बाद पांचवें बिंदु पे हम बात करेंगे राणा सांगा की सहायता करने वालों में। ठीक है, पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा। और पृथ्वीराज कछवाहा कहां के थे? आमेर के थे। कहां के थे? आमेर से संबंध था। ठीक है, छठे बिंदु की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सबके समझ में तो आ रहा है ये टॉपिक। ये अभी वाला खानवा युद्ध है ना, बोरिंग लगेगा, लेकिन इस युद्ध में ना हकीकत बता रहा हूं, क्वेश्चन जब बनेगा तो बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। ये नाम अच्छे से रट के जाना, ये कठिन क्वेश्चनों में से उलझा देगा कि निम्न में से किसने राणा सांगा की सहायता की थी या राणा सांगा की सहायता नहीं की। तो वो चीज आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे नोट्स में से ही प्रश्न मिलेंगे। जो पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स बना लेना। ओके, ठीक है, तो ये अखेराज देवड़ा हो गया, पृथ्वीराज कछवा हो गया। फिर हम बात करेंगे जाला अज्जा। एक है जाला सज्जा, आगे बात करूंगा। तो जाला अज्जा कहां के थे? सादड़ी के। जाला अज्जा कहां के थे? सादड़ी के। फिर हम सातवें बिंदु पर आते हैं। ठीक है, सातवें बिंदु की बात करेंगे जाला सज्जा। जाला सज्जा, और ये जाला सज्जा कहां के थे? गोगुंदा के। कहां के थे? गोगुंदा, जिला उदयपुर आता है। तो अब ध्यान रखो, अभी और लिखवाने वाला हूं। राव गांगा मारवाड़ का था, खुद लड़ने नहीं आए, अपने बेटे मालदेव को भेजा। राव कल्याणमल बीकानेर के थे। ठीक है, अखेराज सोनगरा जालोर, जालोर नहीं हो तो पाली करना है। अखेराज देवड़ा सिरोही के थे। पृथ्वीराज कछवा आमेर के। जाला अज्जा सादड़ी के। जाला सज्जा गोगुंदा। क्या मेरी बात समझ गई क्या? ये जाला अज्जा वही हैं जिन्होंने राणा सांगा का विरुद्ध पहन करके युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। तो 7 बिंदु तो ये हो गए किन किन लोगों ने सहायता की। उसके बाद हम इस बयाना के नक्शे को थोड़ा हटा देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब हम आगे बात करेंगे। उसके बाद इब्राहिम लोदी पर, जब दिल्ली पर बाबर ने अधिकार किया तो इब्राहिम लोदी के वहां से महमूद लोदी जब भाग के आया तो राणा सांगा के पास आ गया था। तो एक सहयोगी में और लिखते हैं, हम 8वें नंबर की बात करेंगे, इसी से रिलेटेड बात करेंगे। 8वां बिंदु अगर मैं बात करूं तो महमूद लोदी। कौन था? महमूद लोदी। ये भी राणा सांगा की सहायता करता है। फिर जो है महमूद लोदी दिल्ली से रिलेटेड हो गया। फिर मैं बात करता हूं मेदिनी राय की। मेदिनी राय याद आ गया, गागरोन के युद्ध वाला हमने पढ़ा था। तो मेदिनी राय चंदेरी का है। कहां का है? चंदेरी का है, जिसने राणा सांगा के युद्ध में सहायता की थी। ओके, फिर हम बात करते हैं वांगड़ क्षेत्र का। कौन था? उदय सिंह। उदय सिंह डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है। तो उदय सिंह का संबंध कहां से था? वांगड़ क्षेत्र से। तो वांगड़ के कौन आ गए? उदय सिंह। क्या चीज क्लियर हो गई? और इस युद्ध में आपने नाम सुना होगा, आगे हाड़ी रानी कर्मावती का जो केस जोहर होता है, इनकी रानी जब जोहर करती है 1535 वाला, उस समय आपने ध्यान होगा एक बाघ सिंह रावत ने युद्ध किया था
और बाघ सिंह रावत की छतरी चित्तौड़ किले में बनी हुई है, उनके नेतृत्व में चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था। तो यहां पर हम कह सकते हैं बाघ सिंह रावत, बाघ सिंह रावत। और ये बाघ सिंह रावत कहां के थे? देवलिया प्रतापगढ़ के थे। कहां के थे? देवलिया प्रतापगढ़ के। मेरी बात समझना, अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हो, डीपली तैयारी कर रहे हो, तो इनको पढ़ के जाना ही है, छोड़ना नहीं है। तो देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह रावत, क्या समझ में आ गया? फिर हम बात करते हैं मेड़ता नागौर के वीरमदेव, वीरमदेव मेड़तिया, वीरमदेव मेड़तिया जो थे वो मेड़ता नागौर के थे, मेड़ता नागौर। इन लोगों ने राणा सांगा के युद्ध में काफी सहायता की थी। फिर भरतपुर का ही एक था जिसका नाम क्या था, कोई बताएंगे? अशोक परमार। भरतपुर का कौन था? अशोक परमार। तो हम राणा सांगा के लिए आगे एक बिंदु और लिख सकते हैं, इसके बाद 12वें के बाद मैं यहां लिख रहा हूं 13वां अशोक परमार। और ये कहां का था? भरतपुर का था, भरतपुर। इसने भी राणा सांगा की सहायता की। इतने लोगों ने राणा सांगा की सहायता की, पूरे राजस्थान से सेना आ गई साहब। क्या मेरी बात में गया? सलहदी तंवर और था मालवा का, जो धोखा दे देता है। मैं पहले तो राणा सांगा की तरफ से था, मैं आगे कहानी बताऊंगा। तो इतने लोगों ने, अशोक परमार से आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कहीं नोट कर रहे हो तो नोट कर लेना। ये अशोक परमार वही हैं जिससे राणा सांगा प्रसन्न थे, इनसे खुश थे। और राणा सांगा की जो सहायता है अशोक परमार ने इस युद्ध में की थी, तो अशोक परमार को राणा सांगा ने बिजोलिया ठिकाना जागीर में दिया था। भीलवाड़ा जिले में जो बिजोलिया आता है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में, वो बिजोलिया ठिकाना इसको जागीर में दिया था। इसीलिए बिजोलिया का संस्थापक, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार कहलाता है। एक चीज और नोट करो आप लोग, ध्यान से सुनना। राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए थे, और भारत के किसान आंदोलनों में पहला प्रथम किसान आंदोलन माना जाता है बिजोलिया का किसान आंदोलन। 1897 में, 1897 में हुआ था। उस समय, ध्यान से सुनना, उस समय बिजोलिया के ठाकुर थे, कौन थे? राव कृष्ण सिंह या राव किशन सिंह। तो बिजोलिया के ठाकुर किसान आंदोलन के समय तो राव कृष्ण सिंह या किशन सिंह, और बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक पूछे तो आंख मीच के क्या करोगे? अशोक परमार। और ही इज फ्रॉम भरतपुर। अशोक परमार कहां का था? भरतपुर का। याद आ गया? एक चीज और बताते हैं, इन युद्धों में, इस युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने वाला एक बंदा और था। और याद करो, जब राणा सांगा के बड़े भाई पृथ्वीराज कुंवर उड़ना राजकुमार ने जब राणा सांगा को मारने का प्रयास किया, राणा सांगा यहां से भागे और भाग करके अजमेर के करमचंद पंवार के यहां पर गए थे। याद आया? अजमेर के करमचंद पंवार ने भी इस युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। कौन से युद्ध में? ठीक है, तो ये खानवा के युद्ध में। तो एक व्यक्ति और लिख सकते हैं हम, ठीक है, करमचंद पंवार, करमचंद पंवार। और ये कहां का था? अजमेर का था, जिसने राणा सांगा की सहायता की थी। एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। इतने लोग राणा सांगा की सहायता कर रहे हैं। देखो मैंने काफी लोग लिख दिए, वापस रिपीट कर रहा हूं, 2 सेकंड में ध्यान से सुने। राव गंगा मारवाड़ का शासक था जिसने राणा सांगा की सहायता की, लेकिन राव गंगा लड़ने नहीं आया, अपने बेटे मालदेव को भेजा। उसके बाद राव कल्याणमल बीकानेर का, अखेराज सोनगरा जालोर पाली, अखेराज देवड़ा सिरोही का, पृथ्वीराज कछवा आमेर का, झाला अज्जा सादड़ी का, झाला सज्जा गोगुंदा का, और अशोक परमार भरतपुर का, करमचंद पंवार जो है, ठीक है, अजमेर का, और महमूद लोधी दिल्ली से जो आया था, मेदिनी राय चंदेरी का, उदय सिंह वांगड़ क्षेत्र, बाघ सिंह रावत देवलिया प्रतापगढ़, और वीरमदेव नागौर। इतने लोगों ने राणा सांगा की सहायता की, फिर भी राणा सांगा की पराजय हुई। उसका बहुत बड़ा कारण है पराजय होने का, मैं आगे चर्चा करूंगा। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय क्यों हुई। मैंने राणा सांगा की पराजय के देखो एक मेन तो 2 कारण तो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। एक तो बाबर द्वारा तोप का प्रयोग किया गया, तोपें चलाई थी, और एक तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया गया था। इस वजह से हमें काफी नुकसान हुआ था। क्या सबके समझ में आ रहा है? खानवा युद्ध बहुत बड़ा है, आने में तो एक प्रश्न आता है, लेकिन चीजें सब पढ़ के जानी पड़ती है।
अगर ये आपको थोड़ा समझ में आ गया हो तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेवे, उसके बाद मैं आगे चर्चा करता हूं। समझ में तो आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालें, हम सुधार करेंगे। क्या चीज क्लियर हो गई? ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें प्लीज। बाद में आप लोग उतार लेना, नोट्स बना लेना अच्छे से। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नोट्स बनाओगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ऐसी तैयारी मेरे हिसाब से आपको नहीं हो पाएगी जितना मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं। अपना सिलेक्शन निकालना है तो अच्छे जम के तैयारी करो। डन है? और मैं तो जितना आपको कहता हूं कि जितने अगर आपने कहीं और से कहीं पढ़ रखा हो, कोई भी मैटर हो, कोई डाउट हो तो डाउट लेके आना, हम उस डाउट का समाधान करेंगे। ठीक है ना? अगर गलत होगा तो सुधार कराएंगे, राइट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस युद्ध में मैं फिर कह रहा हूं, पिछली क्लास जो भी 8वें नंबर की क्लास थी या 9वें नंबर की, उसमें राणा सांगा में खानवा युद्ध की डेट मेरे से बोर्ड पे गलत लिखी गई थी, लिखने में मिस्टेक हो गई थी, तो आप लोग उसको सुधार करें। 1527 ही अपने को काउंट करना है। ओके, आगे हम बात करते हैं। खानवा युद्ध चल रहा था, खानवा युद्ध के लिए मैंने बात की थी, खानवा जगह भरतपुर में। ओके, अब बाबर ने क्या किया था उसकी भी आगे चर्चा कर रहा हूं। खानवा युद्ध में राणा सांगा की पराजय क्यों हुई थी, उसके 2-3 कारण हम बात करते हैं कि खानवा युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? तोपों का प्रयोग किया, और तोप के बल पर जीता। ध्यान से समझना, बाबर को पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं जीत जाऊंगा। ठीक है, तो जीत जाऊंगा तो उसने तोपों का प्रयोग किया। तोपों का प्रयोग कैसे किया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर राणा सांगा की सेना है, इधर बाबर की सेना है, तो उसने पहले ही खाई खुदवा दी। जैसे ये खाई खोद दी गई, और खाई खोदने के बाद अपनी जो तोपों वाली बैलगाड़ियां थी, उन बैलगाड़ियों को यहां पर खाई के वहां पर आगे खाई, फिर तोपें, और उनको सबको एक ही लाइन में बंधवा दिया। ओके, फिर यहां से जो अपनी सैनिक टुकड़ियां थी, जो उनको कहा तुम ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं, तुम युद्ध मत करना, तोपें संभाल लेगी। ओके, और बाबर को पता था राजपूत सैनिक जो एक बार युद्ध में कूद जाते तो पीछे नहीं हटते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। परिस्थिति के अनुसार बस खेल खत्म करना तो करना, चाहे भले हम मर मिट जाए, ये बाबर को पता था। हो गया, तो उसने कहा ये पीछे हटेंगे नहीं, अपने आप को युद्ध में झोंक देंगे, और ऐसी सिचुएशन में इनका काम तोपें कर देगी। ये बाबर का प्लान था, तो अपनी रिजर्व टुकड़ियां उसने पीछे रखी। ठीक है, तो एक अपने समझ में आता है तुलुगमा पद्धति। खानवा के युद्ध में बाबर ने क्या है, तुलुगमा पद्धति को अपनाया था। देखो नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कहीं कहीं तुलुगुमा पद्धति लिखा है, कहीं कहीं तुलुगमा पद्धति लिख रहा है, कहीं कहीं तुलगुमा पद्धति लिख रखा है। कंफ्यूज मत होना, यह पद्धति आपने राजस्थान में काउंट करनी है खानवा के युद्ध में, बाकी टेंशन नहीं लेनी। हो गया, तो इस पद्धति को अपना, ये पद्धति होती क्या थी, देखो ध्यान से सुनना। जब कोई शत्रु सेना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर कुछ सेना है, ध्यान से समझना, युद्ध हो रहा है और एक टुकड़ी यहां पर सेना है, अब आमने सामने युद्ध होना तय है और युद्ध हो भी गया फॉर एग्जांपल, तो अपने पास में रिजर्व सेना रखी जाती थी पीछे की साइड में। कौन सी सेना? रिजर्व टुकड़ी रखी जाती थी। पहले तो मैं आपको 2 शब्द राजस्थान की हिस्ट्री के बता रहा हूं। जो सेना का भाग होता है, सेना के भाग होते हैं, उसमें से एक तो होता है आगे की सेना या आगे का दल, और एक होती है पीछे की सेना। क्या मेरी बात समझ गई? पीछे की सेना एक होती है पीछे हरावल, और एक चंदावल। क्या मेरी बात समझ गई? क्या क्या होती है? हरावल, और दूसरी क्या होती है? चंदावल सेना। हो गया, तो ये अलग अलग टुकड़ियां होती थी, हरावल और चंदावल वाला मैटर। तो ये इसमें क्या होता है कि रिजर्व जो सेना रखी जाती है, क्या मेरी बात समझ गई? हरावल सेना आगे की टुकड़ी को बोला जाता है। हरावल सेना कौन सी टुकड़ी को? आगे की टुकड़ी, जो आगे की टुकड़ी युद्ध में जाती है उसको बोलते हैं हरावल, और पीछे वाली टुकड़ी को बोलते हैं चंदावल। ये राजस्थान में जीके में 2 शब्द आते हैं, आपको ध्यान देना है। अब यहां पर क्या होता है, रिजर्व टुकड़ी होती है, आमने सामने दोनों की सेनाएं लड़ रही है,
तो रिजर्व टुकड़ी क्या करती थी, यूं पीछे से जाकर के शत्रु सेना पर अटैक करती थी। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? यानी कि दोनों सेनाएं लड़ रही है और जो रिजर्व टुकड़ी रखते थे वो पीछे से दोनों साइड से जाकर के शत्रु सेना पर टुकड़ी अटैक करती थी। यानी कि इधर बाबर की सेना, इधर राणा सांगा की सेना, तो बाबर की रिजर्व टुकड़ी इधर तोपें चल रही है और बाबर की रिजर्व टुकड़ी पीछे से जाके अटैक कर रही है। तो ये पीछे से अचानक अटैक करके जो रिजर्व टुकड़ी बाहर पीछे से जाके अटैक करती है वो पद्धति तुलगुमा पद्धति कहलाती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? रिजर्व फोर्स जो होती है वो साइड से पीछे से जाकर के उनको शत्रुओं को घेर करके अटैक करती है, वो तुलगुमा पद्धति। और ये बाबर ने उज्बेगों से सीखी, मंगोलों से सीखी। बाबर बार बार फरगना से संबंधित था, बाबर वहां से बार बार हार रहा था। फरगना अफगानिस्तान साइड में, उधर जो काबुल वाला बेल्ट है उधर से जब वो बाबर, काबुल तो बाद में आता है, जब उधर हार रहा था तो बार बार हारने का कारण क्या था कि जब भी बाबर युद्ध करने जाता उसको इस पद्धति का सामना करना पड़ता था और पराजित हो जाता। तो वही पद्धति बाबर ने जो सीखी थी वो यहां पर अपना ली और इस पद्धति का उसको बहुत अच्छा परिणाम निकला। तो इसने तोप के बल पर और एक तुलगुमा पद्धति पर राजस्थान में युद्ध जीता था। क्या मेरी बात समझ गई? दूसरी गलती क्या थी कि राणा सांगा ने क्या कि एक ही बार में अपनी सारी सेना झोंक दी। अब सारी सेना झोंकने का मतलब है कि जितने भी मैंने अभी राणा सांगा की सहायता करने वाले सैनिक थे वो सब युद्ध में झोंक दिए गए। तो राणा सांगा की सेना, बाबर खुद लिखता है, बाबर अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में क्या लिखता है, ध्यान से सुनना। बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है, वो मैंने साथ वो घोड़े वाला जो क्या बोलते हैं वो एक कोटेशन बोला था, वो भी बाबर की आत्मकथा में लिखा हुआ मिलता है। बाबर कहता है कि राणा सांगा के राज्य में 10 करोड़ आमदनी वाला राज्य था। बाबर खुद लिखता है कि राणा सांगा का राज्य यानी मेवाड़ जो है वो 10 करोड़ की वार्षिक आमदनी, 10 करोड़ की इनकम होती थी उस जमाने में। तो 10 करोड़ आमदनी वाला राज्य और राणा सांगा के पास 1 लाख सेना थी। बाबर अपनी आत्मकथा तुजू की बाबरी में लिख रहा है, राणा सांगा के पास 1 लाख सेना थी और 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार सेवा में रहते थे। ये बाबर लिखता है। क्या मेरी बात समझ आ गई क्या? तो ये राणा सांगा के बारे में इतनी बड़ी बात लिखी, इतने पावरफुल थे राणा सांगा। क्या चीज क्लियर हो गई? उनकी एक आवाज पे इतने लोगों ने सहायता के लिए, लेकिन वो बलिदान दे दिए क्योंकि राणा सांगा जो है इस स्थिति में, ठीक है, पीछे हटने को तैयार नहीं थे। बाबर को बिल्कुल, बाबर मुगल साम्राज्य जो सेना थी उसको बिल्कुल खत्म करना चाह रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या हुआ कि रिजल्ट इसलिए नहीं निकला कि वहां पर जो है तुगलुमा पद्धति और एक तोप वाला जो मैटर था उसमें हमारी सेना हार गई थी, राजस्थान की सेना। क्या सबके समझ में आ गया? तो ये राणा सांगा को काफी नुकसान झेलना पड़ा। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि देखो कोई भी युद्ध होता है ना तो उसमें कारण बताना पड़ता है। आपने सुना होगा जैसे कुछ देशों के बीच में अभी युद्ध चल रहा है, जैसे रूस यूक्रेन के बीच में चल रहा है, ठीक है, उत्तरी कोरिया वाला भी, चाइना और ताइवान के बीच में मैटर चल रहा है। तो आप जानते होंगे कि चाइना कारण बता रहा है कि मैं ताइवान को क्यों हड़पना चाहता हूं, मैं उस पर अटैक क्यों करना चाहता हूं। रूस ने यूक्रेन पे क्यों अटैक किया, उसने कारण बता के अटैक किया। क्या मेरे कि पीछे कुछ न कुछ लॉजिक बताना पड़ता है। तो बाबर ने क्या कहा कि मैंने खानवा का युद्ध, मैंने राणा सांगा पर युद्ध क्यों किया? तो बाबरनामा में लिखता है, बाबर क्या लिखता है, ध्यान से सुनना, आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। बाबर ये कहता है, ध्यान से समझना, बाबर ये कहता है कि मैंने दिल्ली पर इसलिए अटैक किया था, ध्यान से समझना, दिल्ली पर जब आक्रमण करना था तो उससे पहले राणा सांगा ने मेरे पास संदेश भेजा। क्या मेरी बात में आ गई? राणा सांगा ने क्या भेजा? राणा सांगा ने मेरे पास में संदेश भेजा और संदेश में राणा सांगा ने कहा था कि तुम सेना लेके आओ। जब बाबर ने काबुल पे अधिकार कर लिया था, तुम सेना लेकर के आओ और दिल्ली पे आक्रमण करो। बाबरनामा में क्या लिख रहा है? तुम सेना लेके आओ, दिल्ली पे आक्रमण करो और इब्राहिम लोदी को हरा दो। इब्राहिम लोदी को क्या करा दो? हरा दो। ये राणा सांगा ने मेरे को कहा था और मैं तुम्हारी इस युद्ध में सहायता करूंगा। यानी कि राणा सांगा जो है वो बाबर के पास मैसेज पहुंचा रहे हैं, बाबर यूं कह रहा है, और तुम दिल्ली पे अटैक करो, इब्राहिम लोदी को हराओ, मैं सैनिक सहायता करूंगा। और राणा सांगा ने पानीपत के युद्ध में मेरी सहायता नहीं की, इसलिए अब मैं मेवाड़ पे अटैक कर रहा हूं। यह कारण बताया। सोचने वाली बात है, इतिहासकारों ने तुरंत प्रभाव से आलोचना की जब भी इसकी डिटेल पढ़ी।
इतिहासकारों ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, बाबर ने झूठ बोला, बाबर ने इतिहास में खुद को अच्छा बनाने के लिए झूठ बोला। कारण क्या कारण है, सुने ध्यान से। इतिहासकार लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहासकार लिखते हैं कि जब राणा सांगा खुद स्वयं इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में बुरी तरह से धूल चटा चुके थे, बाड़ी के युद्ध में इनकी सेनाएं जान बचा के भागी, दो युद्धों में इनको इब्राहिम लोदी को पानी पिला दिया था मेवाड़ की सेना ने, तो फिर बाबर को बुलाने की क्या जरूरत भाई। राणा सांगा की इच्छा होती तो जाता दिल्ली पे, 1 मिनट में दिल्ली को इब्राहिम लोदी को खाली करवा देता, इतना पावरफुल था भैया राणा सांगा, तो बाबर को बुलाने की क्या जरूरत है। अगर हराना ही था तो राणा सांगा खुद दिल्ली में चले जाते। तो ये तो गलत सरासर लिखा, इतिहासकारों ने आलोचना की और ये बात सही भी है। जो आदमी ऑलरेडी 2 बार इब्राहिम लोदी को हरा चुका है और तीसरी बार अगर जीतना ही था तो बाहर से किसी को क्यों बुलाएगा भाई। तो बाबर ने क्या ये युद्ध का एक कारण थोपने के लिए, युद्ध का कारण थोपने के लिए फिर अपनी आत्मकथा में ऐसा लिखा था, ये इतिहासकार कह रहे हैं और सही भी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या। तो ये बात जो है ये खानवा का युद्ध होता है, ये कारण बताया था बाबर ने, और खानवा जब युद्ध जीता बाबर तो उसने जो है गाजी की उपाधि धारण की थी। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब मैं आगे और चर्चा करने वाला हूं, एक बेसिक चीज है। तो सेना का आगे का भाग क्या कहलाता है, हरावल, पीछे का भाग क्या कहलाता है, चंदावल, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। और बाबर ने युद्ध का कारण बताया कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए मुझे बुलाया और राणा सांगा ने कहा था कि मेरी सहायता करेगा, लेकिन सहायता नहीं की, इसलिए मैं मेवाड़ पर अटैक कर रहा हूं। शायद अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो खानवा युद्ध के लिए विशेष तौर से क्वेश्चन बनता है, राणा सांगा के सहयोगियों के नाम याद रखें, बाकी चीजें अपने को याद रखें। आगे मैं चर्चा करूं, खानवा के युद्ध में राणा सांगा बुरी तरह से घायल हो गए थे, ठीक है। ये मिटा दूं, थोड़ा सा अपन और बात करेंगे खानवा के युद्ध में। तुलुगुमा पद्धति अच्छे से समझ में आ गई होगी। तुलुगुमा पद्धति का मतलब है कि रिजर्व फोर्स रहती है, वो पीछे से अचानक शत्रु पे साइड से जाके अटैक करती है, वो तुलुगुमा पद्धति बाबर ने यूज की अपने इंडिया में। क्या चीज क्लियर हो गई। खानवा के युद्ध में अगले बिंदु की बात करते हैं। खानवा के युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए थे, ध्यान से समझना, राणा सांगा घायल हो गए थे बुरी तरह से। और जब राणा सांगा घायल हो गए तो राणा सांगा का जो राज चिन्ह था, राज चिन्ह जो जिसको हम कह सकते हैं राज मुकुट वगैरह धारण करके, राणा सांगा का राज चिन्ह जो था उसको झाला अज्जा ने, किसने, झाला अज्जा ने धारण किया। ध्यान से समझना। और घायल राणा सांगा को सुरक्षित दूसरी जगह पहुंचाया, सुरक्षित, ठीक है, कहां पहुंचाया, बसवा पहुंचाया। बसवा कहां पर आता है, दौसा में। ये क्वेश्चन आता है बसवा वाला, ठीक है। तो बसवा दौसा में राणा सांगा को सुरक्षित पहुंचाया, और जब बसवा दौसा में राणा सांगा को पहुंचाया तो झाला अज्जा जो है जैसे ही राज चिन्ह धारण किया और मुगल सेना को पता चला कि राणा तो यही है, क्योंकि राणा का राज चिन्ह धारण कर रहा, अलग से हटके लग रहा है, तो टूट पड़े सैनिक और झाला अज्जा ने अपने प्राण दे दिए। तो झाला अज्जा वीर गति को प्राप्त हुए, इनको राणा सांगा समझ के मार दिया गया। और राणा सांगा को घायल हो गए, बेहोश हो गए, उनको बसवा दौसा में ले जाया गया। और बसवा दौसा में ले जाया गया तब तक मेवाड़ के कई सैनिक हताहत हो गए, कई बड़े बड़े जो वीर थे, नेतृत्व संभाल रहे थे, वो वीर गति को प्राप्त हुए। जब बसवा दौसा में ले जाया गया और राणा सांगा को होश आया तो राणा सांगा ने कहा हो ही नहीं सकता हम बाबर से हार जाएं, और राणा सांगा ने प्रण ले लिया मैं मेवाड़ में चित्तौड़ नहीं जाऊंगा जब तक बाबर को हरा नहीं दूं। क्या समझ गया। और जो है पगड़ी तक नहीं पहनूंगा, ऐसा भी इतिहास में लिखता है, राणा सांगा ने कहा मैं पगड़ी तक नहीं पहनूंगा जब तक उसको बाबर को हरा नहीं दूं। ऐसी सिचुएशन में राणा सांगा ने कहा जो बचे कुचे सैनिक है उनको एकत्र करो, और बचे कुचे सैनिकों को वो बसवा से लेकर के इरिच के मैदान में आ गया। इरिच के मैदान में आ डटा, ये भरतपुर के आसपास वाला बेल्ट है। इरिच के मैदान में जब आ डटा राणा सांगा, और इरिच के मैदान में जो आए तो प्रॉब्लम ये हो गई, इरिच के आसपास कालपी वाला स्थान भी है, ठीक है, बसवा के आसपास वाला। तो इरिच के मैदान में आके डटे और उन्होंने कहा युद्ध के लिए वापस तैयारी करो।
और बचे कुचे सैनिकों को एकत्र करो। तब कुछ वफादार सरदारों ने कहा अगर हम दोबारा लड़ने गए तो मेवाड़ बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, मेवाड़ में कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि हम तोपों के बल पे, तोपें हमारे पास है नहीं, हम युद्ध के लिए केवल तीर भाले और ये लेके जा रहे हैं। मेरी बात समझ गया? तो कितना लड़ेंगे, आगे से तोपें आ रही है। ऐसी सिचुएशन में फिर मेवाड़ के जो कुछ वफादार सरदार थे उन्होंने धोखा नहीं किया था, ठीक है। उन्होंने कहा अगर राणा सांगा के साथ में पूरे मेवाड़ के सब 100 लोग मारे जाएंगे तो मेवाड़ में रहेगा कौन। ऐसी सिचुएशन में फिर वफादार सरदारों ने आपस में जो भी रहा होगा, उन्होंने जो है मेवाड़ के भविष्य को देखते हुए, ठीक है, ध्यान से समझना, मेवाड़ के भविष्य को देखते हुए राणा सांगा को जो है विष दे दिया था, जहर दे दिया। क्या मेरी बात समझ गई? और जहर दे दिया और इनकी राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। क्या मेरी बात समझ गई? कालपी नामक स्थान से फिर इनको बसवा दोसा लाया गया, बसवा दोसा में इनकी मृत्यु होती है और इनकी अंतिम इच्छा थी राणा सांगा की कि मेरी मृत्यु हो जाए तो दाह संस्कार वगैरह मेवाड़ में हो, इन्हें मेवाड़ में ले जाया जाए, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ मिलता है। तो फिर राणा सांगा को वहां से बसवा दोसा से कहां लाया गया? मेवाड़ में लाया गया और मेवाड़ में मांडलगढ़ का किला आता है। कौन सा किला? मांडलगढ़ का किला आता है। मांडलगढ़ आज की तारीख में भीलवाड़ा जिले में आता है और मांडलगढ़ के किले में इनका दाह संस्कार हुआ था। इसीलिए राणा सांगा की छतरी कहां पूछे या राणा सांगा का स्मारक या समाधि स्थल पूछे तो आपका उत्तर क्या जाएगा? मांडलगढ़। क्या मेरी बात समझ गई? राणा सांगा की छतरी पूछे तो उत्तर क्या जाएगा? मांडल में। लेकिन इनकी मृत्यु कहां होती है? बसवा दोसा में मृत्यु होती है। तो इनका जहां पर मृत्यु हुई थी वहां पर भी राणा सांगा का स्मारक बना रखा है। तो एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना, दो तरीके के प्रश्न बनते हैं। राणा सांगा की मृत्यु कहां पर हुई? तो बसवा दोसा में। राणा सांगा की छतरी कहां है? तो आपका उत्तर जाएगा मांडलगढ़ चित्तौड़ में। और 4 ऑप्शन में से मांडलगढ़ चित्तौड़ नहीं हो तो फिर आप बसवा दोसा कर देना, गलती नहीं करनी है। क्या मेरी बात समझ गई? तो राणा सांगा के लिए यह मैटर हुआ था। यहां तक आपको समझाया। अगर आपको कोई लाइन समझ में नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और पिछली क्लास में खानवा युद्ध की डेट मैंने 1527 की जगह 1727 लिख दी, उसको मैं फिर वापस कह रहा हूं। आपको सुधार मानना है, ऐसा नहीं हो कि सर ने गलत पढ़ाया हो, वो बस वो लिखने में मिस्टेक हो गई मेरे से। ओके, ठीक है। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है। सुरक्षित बसवा दोसा पहुंचाया गया, फिर ऐसे इनके साथ घटना हुई राणा सांगा। अब राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी है। राणा सांगा के पुत्र, राणा सांगा की मृत्यु जो है खानवा युद्ध के बाद, खानवा युद्ध कब होता है? 17 मार्च 1527 को होता है। ओके, और राणा सांगा की जो मृत्यु होती है वो होती है 30 जनवरी 1528 को होती है। कब होती है? 30 जनवरी 1528। ओके, अब राणा सांगा के पुत्रों की हम बात करेंगे। राणा सांगा का बड़ा पुत्र कौन थे? रतन सिंह, ठीक है। फिर आपको ध्यान होगा भोजराज, विक्रमादित्य, मीराबाई के पति भोजराज हैं। फिर विक्रमादित्य की बनवीर हत्या कर देते हैं और हाड़ी रानी कर्मावती शासन संभालते हैं। फिर उदय सिंह जी आएंगे। तो इनकी क्लास में आपको कल समझाऊंगा, मतलब इसके जस्ट नेक्स्ट वाली क्लास। क्या समझ आ गया? आज की इस युद्ध में खानवा का युद्ध आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप समझाएं, ठीक है। एक राणा सांगा का जो है एक नंदसा का युद्ध और है, वो मैं एक छोटी सी लाइन में आपको समझा रहा हूं कि राणा सांगा ने नंदसा का युद्ध किया था। कौन सा युद्ध किया था? नंदसा का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लोग पढ़ के नहीं जाते, इसको पढ़ के नहीं जाते हैं। नंदसा का युद्ध आप शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में नक्शे पे आप समझ लेना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट खींचने की जरूरत नहीं है, अगर खींचना चाहें तो बाद में आप देख लेना, इसको उतार लेना, ठीक है। मैं आगे एक नंदसा का युद्ध आपको क्लियर समझा रहा हूं, ठीक है। और खींचना चाहो तो 2 सेकंड में खींचे प्लीज। ओके, नंदसा का युद्ध मैंने आपको बताया नहीं था, ठीक है। राणा सांगा के लिए ये वो युद्ध है जिसको एग्जाम में अब प्राथमिकता देंगे और लोग पढ़ के नहीं जाते हैं। गवर्नमेंट की बुक्स में भी आधी बुक्स में ये मिलता है नंदसा का युद्ध और आधी बुक्स में नहीं मिलता है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा है। देखो, मेवाड़ में राणा सांगा थे तब गुजरात का शासक कौन था, कोई बताएंगे?
गुजरात का शासक जो था वो था मुजफ्फर शाह द्वितीय। कौन था? मुजफ्फर शाह द्वितीय सेकंड। और गुजरात में एक जगह आती है ईडर। गुजरात में क्या आती है? ईडर। ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। और उत्तराधिकार संघर्ष में वहां के ईडर के जो शासक थे सूरजमल, ठीक है, उनकी मृत्यु होती है। उनके बेटों में और उनके भाई में झगड़ा होता है। तब उनका जो है एक जो है पुत्र होता है, अवयस्क था, जो वयस्क होने के बाद में राजा नहीं बनाया जाता है ईडर का, तो वो राणा सांगा से सहायता के लिए आता है। और फिर राणा सांगा ने गुजरात में ईडर के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप किया था। तो इनके और इनके बीच में शत्रुता हो गई। ये चाहता था अपने आदमी को वहां पर ईडर में बढ़ाने के लिए, और राणा सांगा अपने आदमी को ईडर का उत्तराधिकारी। तो राणा सांगा पावरफुल थे, तो उन्होंने बना दिया। क्या समझ गया? ऐसी सिचुएशन में इसके, क्योंकि इमेज का सवाल था, इंसर्ट हो गई भी, ये कुछ कर नहीं पाया, तो इसने क्या किया कि राणा सांगा को पराजित करने के लिए अपनी गुजरात से सेना भेजी। और गुजरात से सेना भेजी तो गुजरात से यूं सेना आई और डूंगरपुर बांसवाड़ा को बर्बाद करते हुए, यहां से लूटपाट करते हुए और मंदसौर पहुंची। इधर एमपी में आता है मंदसौर। क्या समझ गया? एमपी मंदसौर में एक जगह है नंदसा का मैदान में आकर के डट गई। नंदसा का मैदान, तो नंदसा के मैदान में मुजफ्फर शाह की सेना आ गई। और इस मैदान में मुजफ्फर शाह के साथ में मालवा की सेना भी आ गई। मालवा की सेना भी आ गई। और मालवा की सेना में आपने नाम सुना होगा, महमूद खिलजी द्वितीय था, ठीक है, जिसको राणा सांगा ने पहले ही गागरोन के युद्ध में पराजित किया। 6 महीने तक चित्तौड़ में रखा, फिर छोड़ा था, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया, ठीक है। छोड़ने के बाद सेना और भेज दी इसने। तो नंदसा नामक जगह पर जब इसकी सेना पहुंच गई, तो राणा सांगा ने कहा ये नुकसान करके इधर राजस्थान में एंटर होगा, इससे अच्छा इसको यही निपट लो। तो राणा सांगा ने फिर जो है चित्तौड़ से, राणा सांगा ने मेवाड़ चित्तौड़ से फिर नंदसा के मैदान में अपनी सेना भेज दी। और नंदसा के मैदान में, ठीक है, मालवा के महमूद खिलजी को समझाया, भैया पिछली बार याद कर ले, तू 1519 में गागरोन के युद्ध में तेरे बहुत पड़े थे, उसके बाद मैंने जो है तेरे को 6 महीने बंद रख करके छोड़ा था, और अब की बार छोड़ूंगा नहीं, लड़ना हो तो रुक जा, बाकी रवाना। तो कहा जाता है राणा सांगा ने इसको समझा दिया, और जो ये महमूद खिलजी वहां से निकल गया। तो वे अपना आधी रोटी पे दाल नहीं लेते। और फिर नंदसा के युद्ध में जो है मुजफ्फर शाह की सेना थी, उसका जो सेनापति था उसने भी क्या किया, उसने भी, सेनापति ने राणा सांगा से संधि कर ली बिना युद्ध किए हुए। क्या समझ गया? मारे जाएंगे सब। तो ऐसी सिचुएशन में फिर वह नंदसा के युद्ध के रूप में जाना जाता है। युद्ध इतना बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन संधि वगैरह हो गई थी, तो उसको हम नंदसा का युद्ध बोलते हैं। आपको उड़ जाने के लिए प्रश्न आएगा, नंदसा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो नंदसा का युद्ध जो है राणा सांगा और गुजरात के मुजफ्फर शाह की सेना के बीच। क्या मेरी बात समझ गई? नंदसा मंदसौर के पास में है, इसमें भी राणा सांगा की विजय हुई थी। क्या राणा सांगा का खानवा का युद्ध समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैंने आज की जो क्लास पढ़ाई उसमें राणा सांगा के सहयोगियों को किसी भी हालत में रट के जाना है। ओके, ठीक है। बाकी मैंने इससे पहले की क्लास में राणा सांगा के सारे युद्ध समझाए थे, और आपको जो है पढ़ के जाना है, एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं निकलने दूंगा, ठीक है। आज की क्लास, कल की क्लास अपने चित्तौड़ का दूसरा शाखा, हाड़ी रानी कर्मावती वाला मैटर, विक्रमादित्य वाला मैटर, मीराबाई के भाई भोजराज का मैटर, इसके जस्ट अगली क्लास में होगा। तो आपको पढ़नी है, उसमें से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, भोजराज से रिलेटेड, मीराबाई से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, विक्रमादित्य बनवीर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पन्नाधाय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाड़ी रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी सहायता के लिए, उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। वो सब हम एक ही क्लास में क्लियर करेंगे, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने दूंगा। ओके, आज की क्लास में जय श्री कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय शंकर। और सब लोग इसी तरह क्लास देखते रहें, मजे से नोट्स उतारें, अच्छे से तैयारी करें, पेपर में आपका 100% सिलेक्शन होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। इसका तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ठीक है, बाकी तो जय श्री कृष्णा। और अगली क्लास होगी, और मुझे बहुत मजा आ रहा है कि आप लोग टेस्ट में, और सबसे ज्यादा मजा आ रहा है आप लोगों के, तो टेस्ट और ज्यादा मैं समय पे लेता रहूंगा। और अब की बार टेस्ट लेंगे टॉपिक वाइज। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, वो टॉपिक आपके सिलेबस में, बस टेस्ट पढ़ के जाना 100%।
ठीक है, अगला टॉपिक अपन जो टेस्ट का जो भी लेंगे टॉपिक वाइज लेंगे, ठीक है ना। ओके, जय श्री कृष्णा।